हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल स्टडी गुरु अनिल। और दोस्तों, मैं हूं अनिल पांडे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनोविश्लेषणवाद के ऊपर। दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख जो प्रवर्तक हैं वह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। इनका समय दोस्तों मान जाता है 1856 से 1939। यह संप्रदाय विशेष रूप से दोस्तों क्या करता है, अज्ञात मन की चेष्टाओं का अध्ययन करता है। डॉक्टर फ्रायड ने मूर्छा और स्नायु रोगों की चिकित्सा के लिए सम्मोहन या मोह निद्रा विधि को अपनाया। यह इस विधि के द्वारा दोस्तों क्या करते थे, इस विधि के द्वारा वह रोगियों को अचेतन अवस्था में करके उससे प्रश्न पूछते थे। मोह निद्रा के सहारे रोगी ऐसी बातों को कह डालता था जिससे उसके संवेगात्मक कष्टों का पता लग जाता था। दोस्तों, मोह निद्रा की अवस्था में रोगी अज्ञात चेतना के सहारे अपनी उन सभी बातों को प्रकट कर देता था जिन्हें वह चेतन अवस्था में लज्जा अथवा भय के संकोच के कारण नहीं बताता था। अचेतन अवस्था में सम्मोहन की स्थिति में कही हुई बातों को सुनकर फ्रायड उनके रोग के कारण जो तर्क कर लेता था। कुछ रोगियों पर मोह निद्रा या सम्मोहन का प्रभाव नहीं पड़ता था। ऐसे रोगियों की चिकित्सा के लिए उसने क्या किया, उसने स्वतंत्र साहचर्य विधि का प्रयोग किया। फ्रायड ने मन का विश्लेषण करने के लिए कुछ युक्तियां निकाली। युक्ति अर्थात विधि निकाली। मन का गहन अध्ययन करने के बाद जो तथ्य प्रस्तुत हुए उनके आधार पर जिन सिद्धांतों का निरूपण किया गया उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, मनोविश्लेषणवाद। इस संबंध में दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक है अर्नेस्ट जोन ने क्या कहा है, मनोविश्लेषण शब्द का प्रयोग 3 वस्तुओं को बताने के लिए किया जाता है। पहला क्या है दोस्तों, मनोविश्लेषण का अर्थ चिकित्सा की एक विशेष विधि से जिसका प्रयोग वियना के प्रोफेसर फ्रायड ने स्नायुविक रोगों के कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों को ठीक करने के लिए किया था। इस प्रकार यह दोस्तों क्या हुआ, नियंत्रित अर्थ में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ। इसके बाद दूसरा दोस्तों है, इसका अर्थ मन के गहरे स्तरों की खोज की एक विशेष प्रविधि भी है। दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा दोस्तों उन्होंने क्या किया, अंत में इस शब्द का प्रयोग ज्ञान के एक विशेष क्षेत्र के लिए भी किया जाता है जो इस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, और इस अर्थ में यह व्यावहारिक रूप में अचेतन मन का विज्ञान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय मानव के असाधारण आचरण का अध्ययन अचेतन मन की विशेषताओं के साथ करता है। दोस्तों, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में फ्रायड, एडलर, जुंग ये 3 मनोवैज्ञानिक प्रमुख रूप से आते हैं। इन्होंने अचेतन मन की व्याख्या भिन्न प्रकार से की। फ्रायड दोस्तों जो है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के पहले मनोवैज्ञानिक है। फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए हैं। कौन सा, चेतन मन, अवचेतन मन जिसे क्या कहते हैं अर्धचेतन मन, तीसरा है अचेतन मन। मन के अज्ञात या अचेतन मन की अपेक्षा चेतन मन दोस्तों क्या होता है, अधिक छोटा होता है। मानव व्यवहार अचेतन मन से बहुत अधिक नियंत्रित होता है। अचेतन मन का चेतन मन पर बहुत प्रभाव रहता है। अचेतन मन में अनेक अतृप्त भावनाएं जैसे संवेग, आवेग इत्यादि दबे रहते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें आता है, प्रमुख रूप से इसको ध्यान देना चाहिए, फ्रायड ने मन की तुलना दोस्तों किससे की है, समुद्र में तैरते हुए एक हिमखंड से की है जिसका अधिकांश भाग दोस्तों क्या है, पानी की सतह के नीचे होता है। इस प्रकार चेतन मन बहुत छोटा होता है और अचेतन मन अधिक प्रबल होता है, किंतु मन के दोनों भाग क्रियाशील रहते हैं। अज्ञात चेतन में मानव की अतृप्त इच्छाएं और भावनाएं एकत्रित हो जाती हैं जो कि निष्क्रिय नहीं होती। व्यक्ति सामाजिक या अन्य कारणों से उन्हें चेतन मन पर आने से रोकता है। इस प्रकार फ्रायड चेतन और अचेतन मन की शक्तियों में बराबर संघर्ष जारी रहता है।
मन में दबी हुई भावनाएं जब अपनी अभिव्यक्ति और प्रकाशन नहीं कर पाती, तब मन में इनकी गांठ या गुत्थी बन जाती, जिसे दोस्तों किस नाम पर जानते हैं? इसे भावना ग्रंथि कहते हैं। इन ग्रंथियों का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। फ्रायड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियाँ बताई हैं, जैसे क्या क्या है वो? इदम, अहम और पराहम। इड, ईगो, सुपर ईगो। अब दोस्तों जानते हैं इदम क्या है। दोस्तों इसका संबंध आनुवांशिकता के साथ होता है, अर्थात जो माता पिता से प्राप्त होती है। इसमें व्यक्ति के जन्मजात गुण व्याप्त रहते हैं। इसमें पाए जाने वाले विचार और वस्तु की चेतना व्यक्ति की नहीं होती, किंतु यह व्यक्ति की मानसिक शक्तियों और वृत्तियों का स्रोत है। यह दमित इच्छाओं अर्थात दबी हुई इच्छाओं और वासनाओं का आधार है। इसमें विवेक नहीं होता। इसका स्वरूप अचेतन और वास्तविकता से संबंध नहीं। इसका संबंध दोस्तों किसके साथ है? इसका संबंध जो है काम प्रवृत्ति से है, जिसे फ्रायड ने क्या नाम दिया है? लिबिडो नाम दिया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अहम की, जिसे ईगो कहते हैं। यह इदम का वह अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। इसका संबंध पर्यावरण की वास्तविकता से होता है। यह चेतन होता है और अचेतन मन की अवांछित इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। यह व्यक्ति का साधारण अंतःकरण है। इसमें व्यक्ति की अच्छी और बुरी सभी प्रकार की इच्छाएं रहती हैं। अच्छी इच्छाओं पर कोई रोक तो नहीं होती है, पर बुरी इच्छाओं को बाहर आने के लिए हमारा पराअहम जागृत रहता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पराअहम की। इसे क्या कहते हैं? सुपर ईगो। यह बुरी इच्छाओं को चेतन मन में आने से रोकता है। इसका काम अहम पर शासन करना। यह चेतन और अचेतन मन के बीच प्रहरी का कार्य करता है। हमारा असाधारण अंतःकरण सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, किंतु सामाजिक नियमों और मान्यताओं का ज्ञान शैशव काल में ही व्यक्ति को धीरे धीरे होने लगता है, जिसके फलस्वरूप परम अहम या उच्च अंतःकरण का निर्माण होता है। फ्रायड के अनुसार इदम का आधार क्या है दोस्तों? सुख है, और अहम का आधार दोस्तों क्या है? वास्तविकता है। इनके अनुसार व्यक्ति की सभी मानसिक क्रियाएं सुख सिद्धांत से प्रेरित होती हैं। मानसिक क्रियाएं किससे प्रेरित होती हैं? सुख सिद्धांत से। यदि व्यक्ति का अहम समुचित रूप से विकसित है तो वह उचित या वांछनीय निर्णय लेने में सफल होता है। अब दोस्तों कुछ और जानने वाली चीज़ें हैं, जैसा कि सिगमंड फ्रायड ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को क्या है? मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना। दोस्तों फ्रायड द्वारा कितनी मूल प्रवृत्तियाँ दी गई हैं? 2 दी गई हैं, जिसमें आता है पहला जिजीविषा। जिजीविषा के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है? प्रेम और आत्म संरक्षण। इसके बाद दोस्तों दूसरी मूल प्रवृत्ति कौन सी? मुमूर्षा। इसके अंतर्गत आता है दोस्तों मृत्यु की मूल प्रवृत्ति और काम संतुष्टि। इसके अलावा दोस्तों इन 2 चीज़ों से बहुत देखने को प्रश्न मिलते हैं, ये ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि दोस्तों जो है, यह सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होने के कारण वे अपनी माता को अधिक प्यार करता है। अर्थात लड़कों में दोस्तों कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि, जिससे उनका लगाव क्या रहता है? फीमेल की ओर ज़्यादा रहता है। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है, यह लड़कियों में पाई जाती है। इसके कारण क्या होता है? वो अपने पिता से अधिक प्यार करती है। तो दोस्तों यह था आज का सिगमंड फ्रायड से जुड़ा हुआ सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद। और दोस्तों इसमें जितनी भी आवश्यक सामग्री है उसका हमने इसमें विवरण दे रखा है। और दोस्तों इसी प्रकार शिक्षा से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी गुरु अनिल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।